इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक अजीब पैराडॉक्स लेकर चल रहा है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बीच एक लगातार टग ऑफ वॉर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया, तब इसने एक पुराना सवाल फिर से जिंदा कर दिया। कब एक मिनिस्टर अपनी कुर्सी खो देता है और किसके पास उसको रिमूव करने की पावर है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर पहले क्या कहा है और अब ये अमेंडमेंट कैसे उस स्टांस को बदलेगा। दर्शकों, देखा जाए तो अमेंडमेंट का बैकड्रॉप भी काफी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट और उनका चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बने रहना एक फ्लैश पॉइंट बना। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट रूलिंग नहीं दी, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ये सवाल बार बार आया, शुड अ चीफ मिनिस्टर इन कस्टडी कंटिन्यू टू गवर्न? सेंटर का अमेंडमेंट उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने की कोशिश है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी क्रिएट करता है। अमेंडमेंट बिल प्रपोज करता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या यूनियन स्टेट मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के एलिगेशंस के चलते अरेस्ट हो जाए या डिटेंशन में चले जाएं, तो उनको तुरंत रिमूव किया जा सके। ये डायरेक्टली आर्टिकल 75 फॉर द यूनियन और आर्टिकल 164 फॉर स्टेट्स में एक रिमूवल क्लॉज जोड़ता है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक्सप्लिसिटली रेगुलेट नहीं करता, बल्कि लार्जली प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशन और पॉलिटिकल मोरालिटी पर छोड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट इस एम्बिग्विटी को कई बार एग्जामिन कर चुका है और हर बार एक ही चीज हाईलाइट हुई है, लॉ का लूप होल और पॉलिटिकल मोरालिटी का फेलियर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहा है। आर्टिकल 75(1) कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और 75(2) बोलता है, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट्स के लिए आर्टिकल 164 सिमिलर प्रोविजन देता है गवर्नर के कंटेक्स्ट में। मतलब टेक्निकली रिमूवल का मैकेनिज्म पॉलिटिकल है। प्रेसिडेंट या गवर्नर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली नहीं कहता कि अगर मिनिस्टर के खिलाफ क्रिमिनल कन्विक्शन या अरेस्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 102 और 191 में दिए गए हैं, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स के लिए हैं, जैसे कि कन्विक्शन अंडर सर्टेन ऑफेंसेस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल अनसाउंडनेस, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। लेकिन मिनिस्टर्स के रिमूवल के लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है अपार्ट फ्रॉम प्लेजर डॉक्ट्रिन। अब अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन की, तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए कन्विक्टेड हो जाए फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल बाय 2 years और मोर, तो उसका मेंबरशिप तुरंत खत्म हो जाता है विदाउट वेटिंग फॉर एनी अपील। ये जजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स को अपील के लिए ग्रेस पीरियड देता था। ये रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्टर्स भी तभी बनते हैं जब वो हाउस के मेंबर होते हैं। मतलब अगर कन्विक्शन हो जाता है तो मेंबरशिप गई और इनडायरेक्टली मिनिस्टरशिप भी, लेकिन अगर सिर्फ चार्जेस पेंडिंग है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है। अगला जजमेंट मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का है, जहां पर मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी के बीच का फर्क समझ में आया। ये केस शायद इस डिबेट का सबसे बड़ा रेफरेंस भी है। PIL फाइल हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को चार्जशीटेड या कन्विक्टेड पर्संस को मिनिस्टर अपॉइंट करना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ प्राइम मिनिस्टर व्हाइल अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स वुड एक्ट इन कॉन्सोनेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अनरिटन एथिकल नॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस, येट इट इज लेफ्ट टू हिज विजडम एंड डिस्क्रिशन। कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट या रिमूवल का लॉ बना नहीं सकती क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी दी कि टेंटेड पर्संस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह नहीं मिलनी चाहिए। दीपक मिश्रा ने लिखा था, इन अ डेमोक्रेसी दोज हु एस्पायर टू बी लॉ मेकर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बाउंड बाय लॉ एंड दे शुड बी पीपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज एन एनाथीमा टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कोर्ट ने एक मॉरल बाउंड्री ड्रॉ की लेकिन इन्फोर्सिएबल रूल क्रिएट करने से मना कर दिया। इसके बाद स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बालाजी 2013 और फ्रीबीज जजमेंट तो आपको याद ही होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिस्ट्रेन जरूरी है जब पॉलिसी मैटर्स की बात हो और कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दे सकता है जब तक एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं हो। यही प्रिंसिपल मिनिस्टर्स रिमूवल के केस में भी अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है अगर वो चाहे तो। इसके अलावा लॉ कमीशन रिपोर्ट्स में भी लॉ कमीशन ने अपने ओपिनियन दिए हैं। 244th रिपोर्ट ऑफ 2014 कमीशन ने रिकमेंड किया था कि पर्सन्स अगेंस्ट whom charges have been framed for heinous offences should be barred from contesting elections. 255th रिपोर्ट ऑफ 2015 emphasized कि criminalization of politics एक grave threat है
और पार्लियामेंट को सीरियस थॉट देना चाहिए ताकि मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट रिमूवल क्लियर हो। लेकिन पार्लियामेंट ने कभी इसको लॉ में कन्वर्ट नहीं किया। तो अब जब इन केसेस और रिपोर्ट को हमने समझ लिया है तो शायद ये क्लियर हो जाता है कि ये नया अमेंडमेंट क्या बदलेगा। व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज करता है कि एक स्पेसिफिक क्लॉज ऐड किया जाए जो मिनिस्टर्स की रिमूवल को ऑटोमेटिक बना दे अगर वो कस्टडी में हो फॉर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। ये दो बड़े चेंजेस लाता है। पहला, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर डॉक्ट्रिन अब एक मैंडेटरी रूल में कन्वर्ट होगा। दूसरा, पॉलिटिकल मोरालिटी की जगह एक स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई ने सीरियस चार्जेस लगा दिए हैं और वो कस्टडी में है तो वो अपनी कुर्सी पे नहीं टिक पाएंगे, चाहे वो मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपॉइंटमेंट या रिमूवल पॉलिटिकल डिस्क्रिशन है, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बोला कि कन्विक्शन होने पर मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, लेकिन चार्जेस या अरेस्ट पर कोई ऑटोमेटिक रिमूवल नहीं है। तो अब ये नया अमेंडमेंट इस वैक्यूम को फिल करेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये अमेंडमेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस प्रिंसिपल को डाइल्यूट करेगा? क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है दैट एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर सिर्फ अरेस्ट या चार्जशीट पे ही मिनिस्टरशिप चली जाए तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है दैट चार्जेस इज नॉट इक्वल टू गिल्ट। मनोज नरूला में भी कोर्ट ने बोला था मेयर एलिगेशन और पेंडेंसी ऑफ चार्जेस कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कन्विक्शन। ये अमेंडमेंट इस लाइन को ब्लर कर देगा। ऑपोजिशन का एक कॉमन आर्गुमेंट होगा कि अगर ये अमेंडमेंट बिल पास होता है तो सेंटर या रूलिंग पार्टी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में भेजकर उनकी मिनिस्टरशिप ले सकती है। ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक चॉइस पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि अगर अमेंडमेंट चैलेंज होता है तो कोर्ट 3 चीजों को टेस्ट करेगा। पहला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या ये अमेंडमेंट फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को वायलेट करता है? दूसरा, रीजनेबल टेस्ट, क्या अरेस्ट को ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन बनाना डिस्प्रोपोर्शनेट है? और तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर, क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को बाउंड कर सकता है इस तरह से? पास्ट प्रेसिडेंट्स जैसे कि किहोटो होलोमन, एसआर बोमई, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण सजेस्ट करते हैं कि कोर्ट पॉलिटिकल मोरालिटी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सवाल वही है जहां से हमने शुरू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा है? आंसर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पॉलिटिकल मोरालिटी को एम्फसाइज किया है और डायरेक्ट बैन इंपोज करने से मना किया है। कोर्ट ने बोला दैट इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉ इफ इट डीम्स फिट। अब पार्लियामेंट वैसा ही लॉ लेकर आ रही है, लेकिन बिगर क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट ने एक बैलेंस्ड लॉ बनाया है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकेगा, या एक टूल क्रिएट कर दिया है जिससे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट किया जाएगा? आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।